हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ववेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलेंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लामबंदी और संगठन के बारे में। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 का जन संघर्ष और आंदोलन से। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लामबंदी और जो हम लामबंदी और संगठन की बात कर रहे हैं कि वो क्या है, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इनके बारे में हमें देखना है। हमने दो उदाहरण देखे हुए हैं, बोलीविया का जल युद्ध देखा हुआ है और लोकतंत्र और जनसंघर्ष देखा हुआ है नेपाल के लिए। बोलीविया के जल युद्ध में हमने देखा था कि जल का निजीकरण हो गया था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर हो गया था। उस प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर के अगेंस्ट में जाकर लोगों ने क्या किया कि भाई नहीं, ये कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी को आपने अधिकार बेच दिए हैं वो अधिकार आपको खत्म करने पड़ेंगे। क्यों प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर क्यों खराब था बोलीविया में? खराब होने के पीछे कारण यह था कि कंपनी ने दाम बहुत बढ़ा दिए थे, जिसकी दाम कभी 200 300 रुपए 100 रुपए महीना लगता था, वो बढ़कर 1000 रुपए महीना हो गया था। जबकि वहां अगर हम देखें बोलीविया में तो वहां पर लोगों की औसत आय 5000 रुपए के आसपास थी। 5000 रुपए महीना वो कमा पा रहे थे, उसके बाद भी उनको 1000 रुपए किसका चुकाना पड़ रहा था, मतलब 1000 रुपए चुका रहे थे पानी का। तो इसके लिए वो तकलीफ हो गई, पानी की कीमतें बहुत बढ़ा दी 4-5 गुना। तो वहां के लोगों ने मिलकर एक आंदोलन कर दिया इस जल के निजीकरण के खिलाफ, वाटर के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। तो उसको हमने जल युद्ध कहा हुआ था बोलीविया का। तो बोलीविया के जल युद्ध में हमने जाना था। लोकतंत्र और जनसंघर्ष नेपाल हमने समझा था। तो आप जानेंगे कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष जो था, जिसकी हम नेपाल के बारे में बात करने वाले हैं, तो लोकतंत्र जनसंघर्ष में नेपाल में हुए थे। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर जनसंघर्ष के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना की गई थी नेपाल के अंदर। वहां पर राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। राजा वीरेंद्र और ज्ञानेंद्र का जिक्र हमने देखा हुआ था पिछले वीडियोस में कि वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, कत्लेआम हो गया एक राजशाही के अंदर, फिर ज्ञानेंद्र शासक बनते हैं, मना कर देते हैं। बाद में जाकर अप्रैल 2006 में कुछ आंदोलन होते हैं और आंदोलनों के बाद राजा को मानना ही पड़ता है जो आंदोलन होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, उनकी बातों को। तो नेपाल में हुआ क्या था? नेपाल में एक सप्तदल था, सप्तदल जिसको 7 पार्टी अलायंस कहते हैं, एसपीए कहा गया। उस सप्तदल ने एक अनियमितकालीन हड़ताल बुला दी थी, है ना। मतलब कोई ऐसी फिक्स टाइम नहीं था कब तक के लिए, काठमांडू में हड़ताल बुलाई थी। इस सप्तदल के साथ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो माओवादी है वहां के लोग, है ना, वो भी इसमें शामिल हो गए और दूसरी और पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हुए, दूसरे और संगठनों में इसको समर्थन दिया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी इसको माओवादी कहते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? ये संसदीय, क्योंकि अगर ये पार्टी की बात करें तो इनका संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, ये किसी प्रकार का बिलीव नहीं करते हैं संसदीय लोकतंत्र पर। यह पार्टी सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी, मतलब वो सरकार के अगेंस्ट में थी और सशस्त्र तरीके से विद्रोह चला रही थी। और नेपाल के काफी बड़े हिस्से पर इस पार्टी का नियंत्रण भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद भी इस पार्टी ने 7 पार्टी अलायंस का समर्थन किया था राजतंत्र के खिलाफ। नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे, जैसे मजदूर संगठन, उनके परिसंघों ने इस आंदोलनों में भाग लिया। अन्य अनेक संगठन जैसे मसलन मूलवासी लोगों के संगठन या शिक्षक, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह इस आंदोलनों को अपना समर्थन दे रहे थे और शामिल हो रहे थे और उसमें आगे आ रहे थे कि भाई नहीं, हमें राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना करनी है। ऐसे ही अगर आप बोलीविया का उदाहरण देखते हैं तो पानी के निजीकरण के खिलाफ एक आंदोलन होता है बोलीविया के अंदर। इस आंदोलन का नेतृत्व किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने लीडरशिप नहीं की थी, नेतृत्व नहीं किया था, शामिल जरूर थे। लेकिन यहां पर एक दल बन जाता है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका नेतृत्व फैडकोर नाम की एक संस्था है, फैडकोर नाम के एक संगठन के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। फैडकोर संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत अनेक स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। मतलब किसका किसका समूह हो गया फैडकोर? तो इसमें इंजीनियर, एनवायरमेंट एक्सपर्ट, पर्यावरणवादी और इसके अलावा लोकल के जो कामकाजी लोग हैं वो शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठनों के परिसंघ,
कोच बम्बा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन भी मिला हुआ था। इसको कई सारे अलग अलग छोटे संगठनों ने समर्थन दिया। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी जो बोलीविया की है उसने भी समर्थन दिया और 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई है ना। बोलीविया में क्या होती है, सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता आ जाती है। इन दोनों उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं, है ना, पीछे से रहकर, आगे से रहकर, जैसे भी सपोर्ट करना अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी भी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। इसके लिए पार्टियां बनाई जाती हैं, चुनाव लड़ा जाता है, सरकारें बनाई जाती हैं। अगर आप प्रत्यक्ष प्रभाव डालना चाहते हैं तो पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो और आप क्या करो, यहां पर सत्ता हासिल करो, सरकार बनाओ, तब जाकर आप प्रत्यक्ष प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कुछ कर सकते हैं। संभव है कि नागरिक की इच्छा ना हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत ही महसूस ना होती हो। दूसरी बात यह भी संभव है कि उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वह इस ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में हिस्सेदारी करता हो। उसकी हिस्सेदारी सिर्फ क्या हो, वोट करने के अलावा उसकी कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी आपको देखने को ना मिले। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग मनवा सकते हैं अथवा नजरिए का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। ऐसे हित समूह अथवा इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के जो समूह होते हैं उनको हित समूह या दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला भी कर लेते हैं। ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। जब बिना समूह बनाए क्या हो गए, इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, उनको आंदोलन कहा जाता है। तो ये लामबंदी और संगठन के बारे में हमने बात करी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। अब आपको YouTube पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। मतलब कहीं पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। जहां आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर आइए, बिल्कुल निःशुल्क में पढ़िए। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, कंटेंट और क्वालिटी से हम बड़ा बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते, हम उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। ये कोर्स है हमारे, जैसे CBSE, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, स्पोकन, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारे कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो आप देखें यहां पर कि आपको ये वीडियो कहां मिलेंगे, हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, तीनों जगह आपको वीडियो बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं YouTube, Facebook, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर। आप सर्च करेंगे, कहीं भी जाएंगे, मतलब चाहे इन पांचों में से कहीं भी चलेगा, मैग्नेट ब्रेन्स डालेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, ये बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। कुछ डाउट है तो वो भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। हाँ, चैनल को आप जो वीडियोस हैं उनको अपने दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।